Hello students, welcome to our channel Political Science with PS. I am Pooja and today we will discuss about the Aristotle theory of state, अरस्तु के राज्य का सिद्धांत। आज हम अरस्तु के राज्य के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, प्रकृति और विशेषताएं क्या हैं, राज्य के कार्य और लक्ष्य और लास्ट में अरस्तु के राज्य के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट। अरस्तु के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि अरस्तु कौन थे। यूनानी राजदर्शन के इतिहास में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का ही नाम प्रसिद्ध है। अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वे महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व प्रसिद्ध योद्धा एवं सम्राट सिकंदर महान के शिक्षक थे। तो अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी माना जाता है। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और शिष्य का नाम सिकंदर। अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के एक नगर स्टेगिरा में हुआ था, जो एथेंस के उत्तर में 200 मील की दूरी पर बसा था। अरस्तु के दर्शन में यथार्थवादिता और वैज्ञानिकता का समावेश था। अरस्तु का जो दर्शन है वो यथार्थ पर आधारित था। अब हम अरस्तु की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखते हैं। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने उसके समस्त ग्रंथों को 12 खंडों में प्रकाशित किया, जिसमें पृष्ठों की संख्या 3500 है। और अरस्तु की सर्वश्रेष्ठ कृति पॉलिटिक्स है। उसकी रचनाओं को सामान्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है: तार्किक रचनाएं, वैज्ञानिक रचनाएं, सौंदर्य शास्त्र और दार्शनिक। सबसे पहले तार्किक रचनाओं में कैटेगरीज, टॉपिक्स, प्रायर, एनालिटिक्स, पोस्टेरियर एनालिटिक्स, प्रोजिन्स, सोफिस्टिक रेफ्यूटेशन आदि रचनाएं तार्किक रचनाएं हैं। वैज्ञानिक रचनाओं में मेट्रोलॉजी तथा हिस्ट्री ऑफ एनिमल आदि रचनाएं वैज्ञानिक कोटि की हैं। सौंदर्य शास्त्र में रेटोरिक और पोएटिक्स रचनाएं। दार्शनिक रचनाओं में मेटाफिजिक्स, निकोमानियन एथिक्स एवं पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस दार्शनिक रचनाएं हैं। यूडेमस, काइलो और डी अनिमा अरस्तु की अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रचना अरस्तु की जो है वो है द पॉलिटिक्स। अब बात करते हैं अरस्तु के राज्य के सिद्धांत की कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप और लक्ष्य के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व और विकास राज्य में ही संभव है। अरस्तु राज्य को एक ऐसी स्वाभाविक संस्था मानता है जो कि ऐतिहासिक विकास का परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में उस समय जो तत्कालीन समझौता प्रचलित था, समझौता सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत, उन दोनों का खंडन किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि राज्य ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, न कि समझौता और दैवीय सिद्धांत का। ऐतिहासिक विकास की शुरुआत परिवार से ही होती है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य की 2 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, एक भौतिक आवश्यकता और दूसरी प्रजनन की आवश्यकता। भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह दास के संपर्क में आता है और प्रजनन की आवश्यकता के कारण स्वामी और स्त्री परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार स्वामी, स्त्री और दास से पहला सामाजिक संगठन कुटुंब यानी परिवार का निर्माण होता है। कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य की उत्पत्ति होती है। अरस्तु ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को कुछ मूलभूत मान्यताओं पर खड़ा किया है और उसके मुख्य विचार मूल वैचारिक आधार निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, मनुष्य के 2 प्राथमिक और स्वाभाविक सहज बोध।
अरस्तु ने माना है कि मनुष्य के दो प्राथमिक और स्वाभाविक सहज बोध हैं, आत्मरक्षा और यौन संतुष्टि। आत्मरक्षा की प्रवृत्ति के कारण स्वामी और सेवक का, यौन संतुष्टि या प्रजनन की प्रवृत्ति के कारण स्वामी और स्त्री यानी स्त्री और पुरुष का मिलन होता है। इन दो मूल प्रवृत्तियों के कारण ही परिवार का जन्म होता है। परंतु परिवार व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए अपने जीवन की पूर्णता के लिए वह राज्य का निर्माण करता है। राज्य में व्यक्ति को जीवन, समाज और नैतिकता तीनों ही वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार राज्य ही व्यक्ति को सच्चे अर्थ में पूर्ण मनुष्य बनाता है। दूसरा, वस्तु का अंतिम रूप ही उसका साकार रूप है। अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु का अंतिम रूप ही उसका सही रूप होता है। यह उसका अनोखा सउद्देश्यवादी तर्क है। राज्य मनुष्य का सच्चा स्वरूप है। मनुष्य पूर्ण पशु नहीं है, वह अपने स्वभाव के आधार पर पशुओं से अलग है और उसका सच्चा स्वरूप युक्ति परक है। राज्य के अंदर ही व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सकता है, इसलिए राज्य ही मनुष्य का स्वाभाविक उद्देश्य है। इस तर्क के आधार पर अरस्तु ये सिद्ध करता है कि राज्य के बिना व्यक्ति या तो पशु होगा या देवता, इसलिए व्यक्ति का सही और पूर्ण रूप राज्य ही है। तीसरा, राज्य एक आंगिक संस्था है। अरस्तु का तीसरा तर्क है कि राज्य एक आंगिक संस्था है और उसका विकास और वृद्धि लगातार हो रही है। राज्य एक पूर्ण वस्तु है जिसके अंग व्यक्ति हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, वह एक ऐसी आंगिक इकाई है जिसमें कि प्राणी के सभी गुण मौजूद हैं। इन तीनों तर्कों के आधार पर अरस्तु ये सिद्ध करने का प्रयास करता है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अब राज्य का विकास देखते हैं कि राज्य का विकास कैसे हुआ। राज्य के विकास क्रम को इन आधारों पर समझा जा सकता है। सबसे पहले सामाजिकता का गुण। अरस्तु का मानना है मनुष्य एक सामाजिक राजनीतिक प्राणी है, इसलिए वह एकांगिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर है। सामाजिकता का गुण ही अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, किंतु मनुष्य की सामाजिकता का गुण अन्य से अधिक है। मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति केवल उसकी दो मूलभूत आवश्यकताओं भौतिक और प्रजनन को पूरा नहीं करती, बल्कि उसकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। इस सामाजिकता के गुण के कारण ही राज्य की उत्पत्ति की शुरुआत होती है। दूसरा, परिवार का उदय। अरस्तु के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं के विकास क्रम में पहली संस्था परिवार है। इसमें पति पत्नी और संतान के अतिरिक्त दास भी शामिल हैं। अन्य जीवधारियों की तरह स्त्री और पुरुष भी नस्ल वृद्धि की प्राकृतिक भावना से ग्रस्त होते हैं। इस भावना और अन्य भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार नामक संस्था का उदय होता है। तीसरा, ग्राम नामक संगठन का उदय। जब परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो जाती है तो इसके साथ साथ उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है और धीरे धीरे कालांतर में मूल परिवार से ही अनेक परिवार बन जाते हैं और वे लगातार एक ही स्थान पर बसते जाते हैं। वे परस्पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं और ग्राम नामक संगठन का उदय होता है। चौथा, राज्य का जन्म। कालांतर में मनुष्य ने अनुभव किया कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति मात्र ग्राम से संभव नहीं, अपितु विभिन्न ग्रामों के पारस्परिक सहयोग से संभव है। तब ही राज्य का जन्म होता है। अरस्तु के अनुसार जब अनेक गांव मिलकर पर्याप्त आकार वाले एक ऐसे पूर्ण समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं जो लगभग पर्याप्त आत्मनिर्भर हो, जीवन की कठोर आवश्यकताओं से राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति को मानव स्वभाव का परिणाम मानता है। मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति होती है, फिर ग्राम की और अंत में राज्य की। तो इस प्रकार राज्य का उदय होता है। ये राज्य के विकास का क्रम था। अब हम प्रकृति और विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अरस्तु के राज्य के सिद्धांत की विशेषताएं। पहली विशेषता, राज्य प्राकृतिक है। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है। अरस्तु मनुष्य को सामाजिक राजनीतिक प्राणी मानता है। राज्य व्यक्ति की दो मूलभूत आवश्यकताओं यौन संतुष्टि और आत्मरक्षण से जन्म लेता है और इन दो प्रवृत्तियों के कारण ही राज्य का जन्म होता है। अरस्तु राज्य को स्वाभाविक सिद्ध करने के लिए स्वदेश्यता का सिद्धांत भी पेश करता है। उसका कहना है कि सभी वस्तुएं अपने अंतिम तथ्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होती हैं। सेब का फल सेब के बीज का अंतिम रूप है। किसी वस्तु का अंत ही उसका लक्ष्य है। अरस्तु का यह भी तर्क है कि प्रकृति सदा सर्वोत्तम को पाना चाहती है। राज्य ही व्यक्ति का सर्वोत्तम लक्ष्य है और यह सर्वोत्तम लक्ष्य ही मनुष्य की शारीरिक, मानसिक व नैतिक पूर्णता को प्राप्त कराता है। राज्य में ही अनेक
व्यक्ति रूप अंगीकार होकर पूर्णता को प्राप्त करता है। इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और व्यक्ति उसकी एक इकाई है। दूसरी विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु राज्य को सर्वोच्च समुदाय मानता है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के सभी उद्देश्य राज्य के ध्येय में निहित हैं। राज्य सबसे ऊपर है। राज्य इसलिए सर्वोच्च है क्योंकि उसका लक्ष्य ही सर्वोच्च है और उसका लक्ष्य है अपने नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाना। अन्य सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति की आंशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जबकि राज्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। अरस्तु के अनुसार राज्य दो प्रकार से सर्वोच्च समुदाय होता है। पहला, राज्य सामाजिक विकास की पराकाष्ठा है। दूसरा, मनुष्य समाज में ही अपनी सर्वोच्च नैतिक पूर्णता का अनुभव करता है। इसलिए राज्य व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को सद्गुणी बनाना है। इसलिए राज्य एक सर्वोच्च समुदाय है। तीसरी विशेषता है राज्य व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का यह कहना तार्किक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही है, क्योंकि अरस्तु राज्य को समग्र मानता है। यदि समग्र को नष्ट कर दिया जाए तो इकाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। अरस्तु राज्य को एक जीवित प्राणी मानता है और इसके विभिन्न अंग होते हैं जिनमें व्यक्ति भी प्रमुख है। अतः व्यक्ति राज्य की महत्वपूर्ण इकाई है। यदि व्यक्ति रूपी अंग को राज्य रूपी समग्र से अलग कर दिया जाए तो वह राज्य की अनुपस्थिति में या तो पशु होगा या देवता। व्यक्ति अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति भी राज्य में ही करता है। राज्य ही व्यक्ति को पूर्णता के स्तर पर पहुंचाता है। इसलिए अरस्तु का ये मानना है कि किसी वस्तु का अंत ही उसका सच्चा रूप है। इस दृष्टि से भी राज्य व्यक्ति से पहले आता है। चौथी विशेषता है राज्य प्रकृति से सअवयवी है। अरस्तु राज्य को सावयवी जीवधारी मानता है। प्रत्येक सावयवी जीव का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। उसके कार्य उसके सभी अंगों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार सावयवी सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण यानी राज्य के विभिन्न अंग यानी व्यक्ति होते हैं। यदि शरीर रूपी राज्य का कोई अंग यानी व्यक्ति अनुपात से घट जाता है तो समस्त शरीर ही निर्बल हो जाता है। जिस प्रकार शरीर के सभी अंगों का महत्व उनकी जैविक एकता से है, उसी प्रकार व्यक्ति का महत्व भी राज्य की संजीवनी शक्ति के कारण है। पांचवी विशेषता है राज्य आत्मनिर्भर संस्था है। अरस्तु के नज़र में राज्य की प्रमुख विशेषता उसका आत्मनिर्भरता का गुण है। अरस्तु ने आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है। वह उन समस्त परिस्थितियों और वातावरण को शामिल करता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में योगदान देते हैं। राज्य में ही व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। राज्य परिवार व ग्राम स्तर से गुजरकर पूर्णता की प्राप्ति करता है। परिवार से ग्राम और ग्राम से राज्य का उदय होता है। इस प्रकार राज्य सामाजिक विकास की पूर्णता है। राज्य में ही व्यक्ति के समस्त अभाव खत्म होकर व्यक्ति के जीवन को सुखमय और सम्मानजनक बनाया जा सकता है। अतः राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। छठी विशेषता है विविधता में एकता। अरस्तु ने विविधता में एकता का समर्थन किया। वह एकत्व को ही राज्य का आदर्श स्वरूप नहीं मानता, वह राज्य का स्वरूप बहुत्व में मानता है। उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। यदि उसकी भिन्नता का अंत करके एकता स्थापित की जाएगी तो राज्य का अंत हो जाएगा। अरस्तु राज्य को एक समुदाय मानता है जिसकी रचना विभिन्न सदस्यों से हुई है। राज्य की सर्वोच्च समुदाय की धारणा तभी कायम रह सकती है जब विभिन्नता में एकता का सिद्धांत अपनाया जाए। सातवीं विशेषता है नगर राज्य। अरस्तु के लिए नगर राज्य सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। उसने राजा फिलिप द्वारा यूनान के नगर राज्यों का अंत करके शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करते हुए देखा था। उसने साम्राज्यवाद से घृणा की। उसने अपने आदर्श राज्य के चित्रण में नगर राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर उसका समर्थन किया। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। अतः अरस्तु का राज्य नगर राज्य है। आठवीं विशेषता है विवेक से उत्पत्ति। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति तर्कशील प्राणी है। वह अच्छे बुरे में भेद करने में सक्षम है। इसलिए वह नैतिक प्राणी के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए सामुदायिक जीवन जीता है। इससे क्रमिक विकास द्वारा राज्य का जन्म होता है। अरस्तु राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत और दैवीय सिद्धांत का खंडन करते हुए राज्य की उत्पत्ति को मानवीय विवेक का परिणाम मानता है। नौवीं विशेषता है क्रमिक विकास। अरस्तु के अनुसार राज्य का क्रमिक विकास हुआ है जो मानवीय विवेक का प्रतिफल है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाने की स्थिति में परिवार से गांव की रचना हुई। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर व्यक्ति की अन्य आवश्यकताओं ने जन्म ले लिया और ग्राम से राज्य की उत्पत्ति हुई, जिससे व्यक्ति की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। इस प्रकार व्यक्ति से राज्य की उत्पत्ति तक का सफर
मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं का बौद्धिक विकास की ओर क्रमिक विकास का सफर है। अब हम बात करेंगे राज्य के कार्य और लक्ष्यों के बारे में। अरस्तु राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय मानता है जिसमें व्यक्ति का हित निहित है। राज्य का लक्ष्य सर्वोच्च हित को पूरा कर सर्वोत्तम जीवन बिताना है। राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है और श्रेष्ठ जीवन से अरस्तु का तात्पर्य व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास से है। अरस्तु के राज्य का लक्ष्य केवल भौतिक ना होकर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना भी है। उसका दृष्टिकोण व्यक्तिवादियों से अलग है। अरस्तु का राज्य के कार्यों और लक्ष्य संबंधी दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक है। अरस्तु के कार्य और लक्ष्यों को इस प्रकार समझा जा सकता है। सबसे पहला कार्य या लक्ष्य है नागरिकों का कल्याण करना। अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति के कल्याण का साधन है और राज्य का लक्ष्य मनुष्य की शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए उन्हें जीवन संचालन की कुछ स्वतंत्रता प्रदान करना होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य है सर्वोत्तम गुणों का विकास करना। अरस्तु का यह मानना है कि राज्य अपने नागरिकों में उत्तम गुण विकसित करता है, वह नागरिकों को सद्गुणी बनाता है। तीसरा लक्ष्य या कार्य है बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति राज्य में ही रहकर अपने को पशु स्तर से ऊपर उठाकर सही मनुष्यत्व को प्राप्त कर सकता है। राज्य ही व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ व्यक्ति की नैतिक और बौद्धिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। चौथा लक्ष्य है अवकाशपूर्ण जीवन। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्देश्य नागरिकों को अवकाश प्राप्ति के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। अवकाश शब्द से अरस्तु का कहना है तात्पर्य है निष्क्रियता या अक्रमणता से नहीं, बल्कि अरस्तु के दर्शन में अवकाश शब्द से ऐसे कार्यों का बोध होता है जिससे सद्गुणों का विकास होता है, जैसे शासन करना, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना, सार्वजनिक सेवा करना और सामाजिक संबंधों की स्थापना करना आदि। पांचवा कार्य अच्छाई को प्रोत्साहन। अरस्तु के अनुसार राज्य को अच्छाई को प्रोत्साहन देना चाहिए। नागरिकों को नेक बनाना राज्य का कार्य है और न्याय निष्ठा की स्थापना उसका लक्ष्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व श्रेष्ठ जीवन के लिए है, अर्थात अच्छे जीवन के लिए राज्य विद्यमान है। तो राज्य के ये 5 कार्य या लक्ष्य हैं जो राज्य पूरा करता है। नागरिकों का कल्याण, उनमें सर्वोत्तम गुणों का विकास करना, उनकी बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना, अवकाशपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देना और अच्छाई को प्रोत्साहन करना राज्य के कार्य या लक्ष्य हैं। ये थे अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में चर्चा। लेकिन अरस्तु के राज्य के सिद्धांत की कई आलोचकों ने आलोचनाएं भी की हैं। अब हम उन आलोचनाओं को देखते हैं कि आलोचकों द्वारा क्या क्या आलोचनाएं की गई हैं। सबसे पहली आलोचना है कि राज्य की जो अवधारणा है वो काल्पनिक और अव्यवहारिक है। अरस्तु ने अपने दर्शन में जिस राज्य का चित्रण किया वह वास्तविक राज्य नहीं बल्कि आदर्श राज्य है और यह आदर्श राज्य व्यवहारिक नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु की राज्य की अवधारणा काल्पनिक और अव्यवहारिक है। दूसरी आलोचना है परिवार प्रथम सामाजिक संगठन नहीं। अरस्तु ने परिवार को ही राज्य की उत्पत्ति में पहली इकाई माना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समाज की सबसे पहली इकाई परिवार नहीं बल्कि समूह थी और एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया से ही परिवार की स्थापना हुई। तीसरी आलोचना है राजनीतिक तत्व की उपेक्षा। अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है। वह राज्य को परिवार और ग्राम जैसे सामाजिक संस्थाओं से विकसित मानता है। उसने राज्य की उत्पत्ति में सहायक राजनीतिक चेतना की उपेक्षा की है। उसने समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाया है और राजनीतिक चेतना की उपेक्षा की है, इसलिए अरस्तु की आलोचना की गई। चौथी आलोचना है राज्य व्यक्ति से पहले नहीं। इस उक्ति के आधार पर व्यक्ति राज्य का साधन बन जाता है। इससे राज्य के महत्व और अधिकारों में अनावश्यक वृद्धि होती है। आलोचकों का मानना है कि जब राज्य का जन्म व्यक्ति को अच्छा बनाने के लिए हुआ है तो राज्य को साध्य हम कैसे मान लें। इस प्रकार राज्य व्यक्ति के बाद अस्तित्व में आया है, पहले नहीं। पांचवी आलोचना राज्य एक सावयव भी नहीं है। अरस्तु ने राज्य को सावयव और व्यक्ति को उसका अंग बताया, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। व्यक्ति की चेतना राज्य से अलग और स्वतंत्र है। व्यक्ति को राज्य रूपी शरीर का अंग मानना बिल्कुल गलत है। यद्यपि अरस्तु की राज्य की अवधारणा की अनेक आलोचनाएं की गई हैं, लेकिन यह सत्य है कि अरस्तु ही ऐसा पहला चिंतक है जिसने राजनीतिक दर्शन में राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का बीजारोपण किया है। तो ये अरस्तु के सिद्धांत के बारे में कुछ आलोचनाएं थी उसके राज्य की अवधारणा के बारे में, लेकिन इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी उसके राज्य के सिद्धांत का महत्व है और महत्व इस प्रकार है कि उसने राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का
समर्थन किया है, विकासवादी सिद्धांत को अपनाया है। तो आज की क्लास में हमने अरस्तु के राज्य की अवधारणा के बारे में जाना कि अरस्तु के राज्य का विकास कैसे हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, और राज्य के कार्य तथा लक्ष्यों के बारे में जाना, और लास्ट में आलोचकों ने जो अरस्तु के राज्य की अवधारणा की आलोचनाएं की हैं उनके बारे में भी चर्चा की। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसका PDF पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।